गुड मॉर्निंग क्लास। अब तक हम लोग ब्रह्मांड, गैलेक्सी, तारामंडल और तारों के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम लोग तारे के जन्म एवं विकास के बारे में पढ़ेंगे, बर्थ एंड इवोल्यूशन ऑफ ए स्टार। लेकिन इससे पहले हम लोग तारों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो तारों के बारे में आप सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये जानिए कि तारे का जो रंग है वो 3 तरह का होता है। रंग के आधार पर अगर तारों का वर्गीकरण करें तो तारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, किस किस रंग के होते हैं? तो पहला लाल होते हैं, दूसरा तारों का रंग या तो सफ़ेद होगा या फिर तीसरा तारों का रंग नीला होगा। याद रखिएगा, रंग के आधार पर तारे का अगर वर्गीकरण करें तो तारे 3 रंग के होते हैं, रेड, वाइट एंड ब्लू। अब रेड कौन होंगे, सफ़ेद कौन होंगे, नीला कौन होंगे, ये समझ लीजिए। तो ये डिपेंड करेगा तारों के पृष्ठीय ताप पर। पृष्ठीय ताप मतलब बाहरी ताप। ये तारे का जो बाहर का क्षेत्र का ताप है इसे ही पृष्ठीय ताप बोलते हैं, बाहर का क्षेत्र या पृष्ठीय क्षेत्र का ताप। तो पृष्ठीय ताप पर ही निर्भर करेगा तारे का रंग, पृष्ठीय ताप। अगर तारे का पृष्ठीय ताप बहुत ज़्यादा नहीं है, अपेक्षाकृत कम है, तो तारा लाल हो जाएगा। अगर पृष्ठीय ताप अपेक्षाकृत कम है तो तारे का रंग लाल या रेड होगा। अगर पृष्ठीय ताप अधिक है तो तारे का रंग सफ़ेद हो जाएगा, वाइट। और अगर पृष्ठीय ताप, ये जो बाहरी क्षेत्र का ताप है तारे का, बहुत ही अधिक हो, अत्यधिक हो जाए तो तारे का रंग कैसा हो जाएगा? अत्यधिक हो तो तारे का रंग नीला हो जाएगा, ब्लू। तो तारे का रंग उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। आपसे सवाल पूछेगा तारे का रंग किस पर निर्भर करता है, तो पृष्ठीय ताप लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे पृष्ठीय दाब लिख देते हैं और बहुत सारे बच्चे पृष्ठीय तनाव लिख देते हैं। जब क्वेश्चन आता है कि तारे का रंग किस पर निर्भर करता है तो तारे का रंग पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। कुछ लोग ये लिख देते हैं पृष्ठीय दाब, ये गलत है। ना ही तारे का रंग उसके पृष्ठीय तनाव पर निर्भर करता है। तो पृष्ठीय दाब और तनाव नहीं लिखेंगे, पृष्ठीय ताप लिखेंगे। तारे का रंग पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। ताप अगर अपेक्षाकृत कम हो तो तारा लाल होगा, अगर पृष्ठीय ताप अधिक हो तो तारे का रंग वाइट हो जाएगा, सफ़ेद। और अगर पृष्ठीय ताप बहुत ज़्यादा हो, बहुत अत्यधिक हो, तो तारे का रंग नीला हो जाएगा। तारों के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए, भार के अनुसार तारे में क्या क्या होगा। तो भार के अनुसार सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन होगा तारे में, 70%। भार के अनुसार 70% हाइड्रोजन। हीलियम होगा आपका दूसरे नंबर में 28%। उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन और नियॉन, ये होगा करीब 1.5%। ठीक है। और बाकी जो बच जाएगा आधा %, वो क्या होगा आधा %? तो आधा % होगा लोहा एवं अन्य भारी पदार्थ। तो देख लिए सबसे ज़्यादा क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा भार के अनुसार तारे में भार के अनुसार सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन 70%, हीलियम 28%, कार्बन, नाइट्रोजन, नियॉन 1.5% और लोहा एवं अन्य भारी पदार्थ ये आधा % हो जाएंगे। इन सबको जोड़ेंगे तो 100% आ जाएगा। आप देख लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा गैलेक्सियों के बारे में जान लेते हैं। गैलेक्सी क्या है? तो जो तारे हैं इनके समूह, झुंड को ही हम लोग गैलेक्सी कहते हैं। एक गैलेक्सी में 100 अरब से भी ज़्यादा तारे होते हैं। तो अगर हम लोग गैलेक्सियों में देखें तो क्या होगा? तो 98% गैलेक्सियों में 98% क्या हैं? तारे हैं। बाकी बच गए 2%, वो क्या हैं? तो 2% विरल हाइड्रोजन गैस है एवं धूलकण है। ठीक है। तो गैलेक्सियों में क्या है? तो 98% तारे हैं और 2% विरल हाइड्रोजन गैस एवं धूलकण है। गैलेक्सियों के इसी विरल हाइड्रोजन गैस के पुंज को हम लोग कहते हैं निहारिका या नेबुला। कोई दिक्कत नहीं। तो निहारिका या नेबुला क्या हुआ? तो निहारिका या नेबुला
विरल हाइड्रोजन के गैसीय पुंज हुए। विरल हाइड्रोजन के गैसीय पुंज, निहारिका या नेबुला क्या हुआ? विरल हाइड्रोजन के गैसीय पुंज। सभी तारे अपने शुरुआती अवस्था में निहारिका के रूप में रहते हैं, ठीक है। यहीं से तारों का जन्म की प्रक्रिया शुरू होती है। कहाँ से? निहारिका से। इसलिए निहारिका को तारों का जन्म स्थान भी बोलते हैं, ठीक है। या इसे ब्रह्मांडीय नर्सरी भी कहा जाता है। क्यों इसे ब्रह्मांडीय नर्सरी या तारों का जन्म स्थान कहा जाता है? तो इसलिए क्योंकि जितने भी तारे रहते हैं अपने शुरुआती अवस्था में इसी रूप में रहते हैं, निहारिका के रूप में रहते हैं। यहीं से तारों का जन्म की प्रक्रिया शुरू होती है। इसलिए निहारिका को तारों का जन्म स्थान या ब्रह्मांडीय नर्सरी कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना? तो हम लोग क्या देखें कि जितने भी तारे हैं शुरुआती अवस्था में निहारिका के रूप में होते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या होगा? अभी सिर्फ आप लोग ये समझिए कि निहारिका से क्या बनेगा, फिर उसके बाद क्या बनेगा, फिर कब इसका कैसे तारा बन जाएगा। ये देखिए प्रक्रिया पूरा हम डिटेल में बाद में समझाएंगे, ठीक है। अभी आसान एकदम शॉर्ट में देखिए, उसके जस्ट बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। निहारिका जो है ये विरल गैस होता है। इसके गैस जब संघनित होने लगते हैं, जब संघनित होने लगते हैं तो संघनित होकर क्या बन जाते हैं? ये एक बादल का रूप ले लेते हैं। संघनित होने से बादल का रूप, इसको बोलते हैं ऊर्ट बादल। ऊर्ट बादल या ऊर्ट क्लाउड, है ना। ऊर्ट बादल का रूप ले लेते हैं संघनित होकर। और जब ये ऊर्ट बादल का रूप ले लेते हैं तो इनका आकार बहुत बड़ा हो जाता है। ये ऊर्ट बादल का रूप ले लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे इनका आकार क्या होता है? बहुत बड़ा हो जाता है। और जब आकार बहुत बड़ा हो जाता है तो इनमें गुरुत्वाकर्षण बहुत बढ़ जाता है, जिसके कारण ये अपने ही गुरुत्वाकर्षण से सिकुड़ने लगते हैं। कौन? ऊर्ट बादल। और जब ये सिकुड़ने लगते हैं इनका संकुचन होने लगता है। इनका क्या होने लगता है? संकुचन, सिकुड़न होने लगता है, सिकुड़ने लगते हैं। तब ये किस रूप में बदल जाते हैं? जब संकुचन शुरू हो जाता है तो ये बन जाते हैं आपका आदि तारा। जब इसमें संकुचन शुरू हो जाता है तो ये बन जाता है आदि तारा। कौन? ये ऊर्ट बादल आदि तारा का रूप ले लेता है। इसको बोलते हैं हम लोग प्रोटो स्टार। अब आदि तारा बनने के बाद भी ये तारा नहीं बना है, इसलिए आदि तारे में भी चमक नहीं होती, प्रकाश नहीं उत्सर्जित करता है। प्रकाश ये उत्सर्जित करेगा तो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता आदि तारा। ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है क्योंकि ये आदि तारा में प्रकाश होता ही नहीं है, तो इट डज नॉट इमिट लाइट। अब क्या होता है आदि तारा? आदि तारा में जो ये संकुचन ऊर्ट बादल से होता है, में होना शुरू होता है, उस संकुचन के कारण आदि तारा बनता है। और आदि तारा बनने के बाद भी इसका संकुचन जारी रहता है, आगे भी संकुचन चलता रहता है, तो और ज़्यादा संकुचित हो जाता है, और संकुचन होता है इसमें। इसके बाद जैसे ही संकुचन और ज़्यादा होता है तो ये तारे का रूप ले लेता है। अब ये आदि तारा से क्या बन जाता है? तारा, स्टार। यानी इस प्रकार एक तारे का जन्म हो गया, एक तारा बन गया, यानी एक तारे का जन्म हो जाता है। कहाँ से शुरू हुआ था? तो निहारिका के रूप से ये तारा बनना शुरू हुआ था और यहाँ पर जाके तारा बनता है। ये निहारिका से कई स्टेज, 3 स्टेज पार कर गया, तब जाके चौथा स्टेज में तारा बना। अब जब ये एक बार तारा बन जाएगा तो ऐसा नहीं है कि इसका खत्म हो गया कहानी। कोई बच्चा अगर जन्म लेता है, आप खुद देखिए, तो क्या होता है? पहले वो बच्चा रहता है, थोड़ा बड़ा होता है, फिर किशोर होता है, फिर जवान होता है, फिर उसके बाद प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्ध यानी बूढ़ा हो जाता है, उसके बाद अंत में मर जाता है। कोई भी बच्चा का यही गति है, या किसी भी चीज़ का जन्म लेने वाला ऐसा ही होता है। तो तारा का भी जन्म हो गया है, तो ये भी इसी तरह से अपनी अवस्थाएं बदलेगा, कई अवस्थाओं में जाएगा और उसके बाद अंत में इसका भी मृत्यु हो जाएगी।
तो चलिए, ये तारा का जन्म हो गया। इस तारे को प्रकाश और ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो याद रखिएगा, तारे को ऊर्जा अभी हम बताए थे, तारे को ऊर्जा या प्रकाश मिलती है हाइड्रोजन से। तारे का ईंधन क्या होता है? हाइड्रोजन। तो अब जब ये तारा बन गया है तो इसका हाइड्रोजन अभिक्रिया कर रहा है। तारे में क्या होता है? नाभिकीय संलयन। लिख देते, अच्छा बाद में लिखेंगे या लिख ही देते हैं, नाभिकीय संलयन शुरू हो गया इसमें, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, न्यूक्लियस फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो गया। जब तारा का जन्म हो गया तो इस तारे में न्यूक्लियस फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो गया, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया शुरू हो गया, और हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में बदलने लगा। ठीक है, चार हाइड्रोजन मिल करके एक हीलियम बनाने लगा, और इसी के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। इसी ऊर्जा से तारे को प्रकाश और ताप मिलता है। तो तारे को ऊर्जा कहाँ से मिलती है और ताप और प्रकाश कहाँ से मिलता है? तो हाइड्रोजन का संलयन के फलस्वरूप मिलता है। तो हाइड्रोजन इसका क्या हो गया? ईंधन। तो तारे का ईंधन पूछा जाए आपसे, तारे का ईंधन, तो क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन। और यह हाइड्रोजन कैसी अवस्था में है? ठोस में है, द्रव में है या गैस में है? तारे में तो ना ठोस, द्रव, ना गैस, ये तीनों में नहीं है, ये चौथी अवस्था में है, जिसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था या प्लाज्मा स्टेज। तो ये प्लाज्मा अवस्था में है। प्लाज्मा अवस्था क्या बताए थे? तो पदार्थ की तीन अवस्था, ठोस, द्रव, गैस के बाद अगर गैस को और गर्म किया जाए तो इसके परमाणु जो हैं, हाइड्रोजन परमाणु, ये हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन के आयन में बदल जाएगा और पदार्थ अपनी चौथी अवस्था को प्राप्त कर लेगा, प्लाज्मा अवस्था को। ठीक है, तो प्लाज्मा अवस्था क्या है वो आप लोग समझ गए, ज़्यादा गर्म करने पर गैस को प्लाज्मा अवस्था। अब ये तारा जो है, इसका यहाँ पे तारे में क्या चल रहा है? संलयन अभिक्रिया चल रहा है, जिसके कारण इसका हाइड्रोजन प्रयोग में आ रहा है और धीरे धीरे हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगेगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्या में बदलता है? संलयन अभिक्रिया में, हीलियम में। तो धीरे धीरे इसका हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। सारा हाइड्रोजन अभिक्रिया करके हीलियम में बदल जाए तो सारा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा देखिए, जब इसका हाइड्रोजन खत्म होने लगेगा, यानी इसका ईंधन खत्म होने लगेगा, तो इसमें फिर से एक बार बदलाव होगा। वो बदलाव क्या होगा? तो ये दो तरह का बदलाव करेगा। पहला कब? जब इसका हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, 95% से भी ज़्यादा हाइड्रोजन इस्तेमाल हो जाए, 95% से भी ज़्यादा हाइड्रोजन खत्म हो जाए, तब ये तारा अपना रूप में फिर से परिवर्तन करना शुरू कर देगा। और कैसा परिवर्तन करेगा? तो दो तरह का। पहला परिवर्तन ये करेगा, हाइड्रोजन खत्म, ईंधन खत्म होने पर, ईंधन खत्म नहीं, ईंधन जीरो नहीं होगा, याद रखिएगा, ईंधन जीरो नहीं होगा, लेकिन ईंधन लगभग खत्म हो जाएगा, 95% से भी ज़्यादा। तब ये अपना रूप बदलेगा और दो तरह का परिवर्तन अपने में करेगा। पहला तो ये अपना आकार बहुत बड़ा कर लेगा, तारा अपना आकार बहुत बड़ा कर लिया, और दूसरा परिवर्तन ये करेगा कि अपना रंग भी बदल लेगा और रंग कर लेगा लाल। तो हम लोग क्या देखें, ये अपना पहला परिवर्तन रंग में परिवर्तन किया और लाल हो गया। दूसरा परिवर्तन ये हुआ कि इसका आकार काफ़ी बड़ा हो गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? लाल दानव तारा। लाल दानव तारा या रक्त दानव तारा भी इसको बोलते हैं। लाल या रक्त एक ही चीज है। इसको क्या बोलेंगे? रेड जायंट स्टार। अभी सिर्फ आप लोग देखिए कि तारा क्या क्या हो रहा है। अभी आप लोग को ये नहीं देखना है कि यहाँ से यहाँ कैसे बना, वो हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। अभी सिंपल वे में देखिए। अब लाल दानों तक तो सभी तारे आएंगे, लाल दानों तक सारा तारा आएगा। कोई भी तारा का अगर जन्म हुआ है तो वो लाल दानव बनेगा ही बनेगा। तो हमारा सूरज भी लाल एक तारा है, तो एक ना एक दिन ये भी लाल दानव बनेगा। अभी नहीं बना है, अभी सूरज इस अवस्था में है, तारे की अवस्था में है ना, अभी युवा है, जवान है। जब ईंधन खत्म होने लगेगा सूरज का, बूढ़ा होने लगेगा, तब वो लाल दानव में बदल जाएगा। ईंधन खत्म होने लगेगा तो तारा कब बनेगा, मतलब हमारा सूरज कब लाल दानव बनेगा? तो सूर्य 5 अरब वर्ष के बाद, 5 अरब वर्ष बाद क्या बन जाएगा? लाल दानव बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
5 अरब वर्ष के बाद। अब लाल दानव के बाद तारे में क्या होगा? लाल दानव के बाद क्या बनेगा? तो लाल दानव तारे के बाद तारे 2 रास्ते जाएंगे। इसके बाद तारे 2 रास्ते जाएंगे, कुछ तारे इस रास्ते पे चले जाएंगे और क्या बन जाएंगे? तो श्वेत वामन बन जाएंगे। लाल दानव के बाद कुछ तारे श्वेत वामन बन जाएंगे और कुछ तारे में आप जान लीजिए छोटे तारे, जो छोटे तारे होंगे वो श्वेत वामन बन जाएंगे। और उसके बाद फिर तारा श्वेत वामन के बाद काला वामन बन जाएगा। तो हम लोग क्या देखें कि तारा लाल दानव के बाद जो छोटे तारे रहेंगे वो श्वेत वामन या व्हाइट ड्वार्फ बन जाएंगे, व्हाइट। और इसके बाद व्हाइट ड्वार्फ के बाद क्या बन जाएगा? यही तारा ब्लैक ड्वार्फ। ठीक है। इसके बाद क्या होगा? जब ये ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा तो ब्लैक ड्वार्फ अदृश्य होता है, दिखाई नहीं देता। इसका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, 10,000 kg पर मीटर क्यूब, यानी बहुत अधिक घनत्व होता है। इसका 1 चम्मच, आधा चम्मच मिट्टी अगर ले ले इसका काला वामन का, तो हिमालय पर्वत से भी ज़्यादा इसका वजन हो जाएगा, भार हो जाएगा। ठीक है। सिर्फ आधा चम्मच मिट्टी का भार, इस काले वामन के आधा चम्मच मिट्टी का भार हिमालय पर्वत के भार से भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी इसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है। तो बहरहाल हम लोग क्या देखें कि लाल दानव के बाद छोटे तारे श्वेत वामन में बदल जाएंगे और श्वेत वामन के बाद वो काला वामन में बदल जाएंगे। काला वामन एक अदृश्य पिंड होता है, काला होता है, ये दिखाई नहीं देता। तो इस प्रकार ये अदृश्य पिंड बन करके अदृश्य रूप अंतरिक्ष में विलीन हो जाएगा। अदृश्य पिंड के रूप में आकाश में विलीन हो जाएगा। इस प्रकार छोटे तारे का अंत हो गया, विलीन हो गया, गायब हो गया। अब इस तारे का अंत हो गया, छोटा तारा। और जो बड़े तारे होंगे वो लाल दानव अवस्था के बाद इस रास्ते नहीं जाएंगे, वो इस रास्ते में पकड़ लेंगे। और लाल दानव के बाद जो बड़े तारे हैं वो बन जाएंगे विस्फोटक तारा। क्या बन जाएंगे? विस्फोटक तारा। विस्फोटक तारा जिसको क्या बोलते हैं? अधिनव तारा या फिर सुपरनोवा स्टार। ठीक है। तो जो बड़े तारे होंगे वो क्या बन जाएंगे? इस अवस्था के बाद लाल दानव के बाद छोटे तारे इधर चले जाएंगे और श्वेत वामन और काला वामन बन के आकाश में गायब हो जाएंगे, उनका अंत हो जाएगा। और बड़े तारे इस अवस्था के बाद, लाल दानव अवस्था के बाद अधिनव तारा में बदल जाएंगे, एक विस्फोटक तारा के रूप में। और फिर इनका विस्फोट होगा और विस्फोट के बाद ये 3 चीज़ों में बदलेंगे। या तो ये न्यूट्रॉन तारा बनेगा, या पल्सर बनेगा, या क्वेसर बनेगा। अब आप ये बोलेंगे कि क्या विस्फोट के बाद तारा तीनों चीज़ में बदल जाएगा? तो तीनों चीज़ में नहीं बदलेगा, तीनों में नहीं बदलेगा। कोई अधिनव तारा न्यूट्रॉन तारा बनेगा, और कोई अधिनव तारा जो है या सुपरनोवा स्टार है वो पल्सर बन जाएगा, और कुछ अधिनव तारा जो है वो क्वेसर बन जाएंगे। तो इससे क्या हम समझे कि विस्फोट के बाद सभी तारे, एक ही तारा तीनों चीज में नहीं बदलेगा। कुछ तारे न्यूट्रॉन तारा में बदल जाएंगे, कुछ तारे पल्सर में और कुछ तारे क्वेसर में। कोई दिक्कत है? ऐसा नहीं ना समझ रहे कि एक ही अधिनव तारा है या एक ही सुपरनोवा स्टार है, वही ब्लास्ट किया तो उसके कई टुकड़े हो जाएंगे और एक ये तीनों बन जाएगा। ऐसा नहीं ना समझ रहे। एक ही तारा से ये तीनों नहीं बनेंगे। किसी न्यूट्रॉन तारा से ये बनेगा, किसी न्यूट्रॉन तारा से ये बनेगा, नहीं, किसी अधिनव तारा से ये बनेगा,
किसी अभिनव तारा से ये बनेगा और किसी अभिनव तारा से ये बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये आकाश में एक पिंड के रूप में घूमने लगेंगे और तारे का अंत हो जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। सुपरनोवा विस्फोट या अभिनव तारा का विस्फोट के बाद ये उसका जो क्रोड है, ये अभिनव तारा का विस्फोट के बाद ये क्या है, ये इनका बीच का हिस्सा है। विस्फोट के बाद जो बीच का क्रोड है, यही क्रोड बन रहा है पल्सर या क्वेसर या न्यूट्रॉन तारा। तो आपसे पूछेगा पल्सर क्या है, तो सुपरनोवा तारा या अभिनव तारा का, सुपरनोवा तारा या सुपरनोवा स्टार या अभिनव तारा का क्रोड है। ये क्या है, पल्सर, उसका क्रोड है। क्वेसर क्या है, न्यूट्रॉन क्वेसर, क्वेसर भी इसका क्रोड है। पल्सर भी क्रोड है अभिनव तारा का, क्वेसर भी अभिनव तारा का क्रोड है, और न्यूट्रॉन तारा जो है ये भी इसका क्रोड है जो विस्फोट के बाद बचता है, ठीक है। तो किसी किसी अभिनव तारा का विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन तारा बन जाएगा क्रोड, और किसी किसी अभिनव तारा का क्रोड विस्फोट के बाद पल्सर बन जाएगा, और किसी किसी अभिनव तारा का क्रोड बीच का हिस्सा विस्फोट के बाद क्वेसर बन जाएगा। तो समझ गया ना। अब क्या है, ये पिंड के रूप में ये क्रोड के रूप में बच जाएंगे, और ये क्रोड काफ़ी छोटा होता है, इसलिए आकाश में बहुत तेज गति से घूर्णन करने लगते हैं। कौन, ये जो क्रोड है। तो आपसे पूछा जाएगा सबसे तेज गति से घूर्णन करने वाले आकाशीय पिंड, तो आप पल्सर में लगाएंगे घूर्णन, ठीक है, बहुत तेज गति से करता है, सबसे तेज गति से। ये जो है क्वेसर, ये भी बहुत तेज गति से करता है घूर्णन, ठीक है, इसका भी घूर्णन काफ़ी तेज गति से होता है, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें प्रकाश बहुत ज़्यादा होता है, इसमें चमक बहुत ज़्यादा होती है, अत्यधिक चमकीला मतलब पिंड है ये। और न्यूट्रॉन तारा जो है, इसका भी भविष्य, ये या तो ऐसे ही घूमते रहेगा या फिर ये बदलाव करेगा अपने में। तो ये डिपेंड करता है कि इसका द्रव्यमान कितना है। अगर इस न्यूट्रॉन तारे का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो अपने ही द्रव्यमान के कारण ये अनंत काल तक संकुचित होगा, बहुत ज़्यादा समय तक संकुचित होगा, और अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण संकुचित होकर ब्लैक होल में बदल जाएगा, ब्लैक होल, कृष्ण छिद्र के रूप में बदल जाएगा, कृष्ण छिद्र। और हम लोग जानते हैं कृष्ण छिद्र का भी द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है और ये दिखाई नहीं देता। तो इस तरह से ये भी ब्लैक होल बन के गायब हो जाएगा, ठीक है। कौन, न्यूट्रॉन तारा। अगर ये न्यूट्रॉन तारा अधिक द्रव्यमान का है तो अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण अनंत काल तक संकुचित होगा और बहुत ज़्यादा घनत्व इसका बढ़ जाएगा। उसके बाद ये ब्लैक होल में बदल करके ये न्यूट्रॉन तारा आकाश में विलीन हो जाएगा। ब्लैक होल का भी घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा घनत्व होता है तो किसका होता है, ब्लैक होल का होता है। ब्लैक होल का घनत्व इतना ज़्यादा है कि ये किसी चीज़ से टकरा जाए तो उसको तहस नहस बर्बाद कर देगा। पृथ्वी से टकरा जाए तो चूर चूर कर देगा, लेकिन इसको कुछ नहीं होगा, इतना हेवी चीज़ ये है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर बोलेगा कि सबसे ज़्यादा घनत्व वाला चीज़ ब्रह्मांड में क्या है, तो ब्लैक होल है। इससे ज़्यादा घनत्व किसी का नहीं है। तो आप लोग लगभग तारे का सारा कुछ देख लिए कि बड़े तारे कैसे अंत होगा, छोटे तारे का अंत कैसे होगा। एक बार और देख लीजिए। तो सबसे पहले सभी तारे, चाहे वो बड़े हों या छोटे, निहारिका के रूप में रहते हैं। निहारिका का मतलब विरल गैस के, विरल हाइड्रोजन के गैसीय पुंज, यही निहारिका है। तो सभी तारे इस अवस्था में, निहारिका अवस्था में रहेंगे। इसके बाद इनका संघनन होगा, इनके विरल हाइड्रोजन का संघनित होकर के ये संघनित होकर ऊर्ट बादल में बदल जाएंगे। फिर ये ऊर्ट बादल काफ़ी बड़ा हो जाएगा जब, तो इसमें संकुचन होगा और संकुचन के बाद ये सिकुड़ करके आदि तारा का रूप लेगा। उसके बाद भी इसमें संकुचन होता रहेगा, उसके बाद ये तारा का रूप ले लेगा। यहाँ पर एक तारे का जन्म हो जाएगा। अब फिर क्या होगा, उसके बाद भी तारा अपना रूप बदलेगा। कब, जब इसका ईंधन खत्म होने लगेगा। ईंधन, इसका ईंधन क्या है, हाइड्रोजन। तो ईंधन खत्म होने लगेगा जब 95% से ज़्यादा ईंधन, जब 95% से ज़्यादा ईंधन खत्म हो जाएगा तब ये अपना रूप बदलेगा, ठीक है। ईंधन खत्म होने लगेगा और 95% से ज़्यादा खत्म हो जाएगा, तब ये अपना रूप बदलेगा। और ये रूप बदल करके, और रूप के साथ रंग भी बदलेगा।
तो रंग ये लाल कर लेगा और रूप या आकार को काफ़ी विस्तारित कर लेगा, तो इसको बोलेंगे फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो लाल दानव तारा में बोलेंगे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगर तारा जो है वो द्रव्यमान में कम है या भार में कम है, छोटा तारा है तो इस रास्ते जाएगा, और अगर बड़ा तारा है तो इस रास्ते पर जाएगा और अंत हो जाएगा। ठीक है, छोटा तारा का इस रास्ते से अंत होगा, श्वेत वामन, काला वामन, उसके बाद ये आकाश में गायब हो जाएगा छोटा तारा। और बड़ा तारा इस रास्ते से जाएगा, लाल दानव के बाद वो सुपरनोवा स्टार या विस्फोटक तारा बन जाएगा, अभिनव तारा। उसके बाद इसमें विस्फोट होगा, फिर इसके क्रोड बचेंगे जो न्यूट्रॉन तारा, पल्सर या क्वेसर के रूप में आकाश में घूमने लगेंगे और तारे का अंत हो जाएगा। अगर न्यूट्रॉन तारा बहुत ज़्यादा द्रव्यमान का हुआ तो ये न्यूट्रॉन तारा का संकुचन होता रहेगा अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण, और ये बहुत ज़्यादा संकुचित होकर ब्लैक होल बन जाएगा और आकाश में विलीन हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखें, अभिनव तारा के बाद तारा 4 चीज़ में बदल सकता है, या तो वो न्यूट्रॉन तारा में रहेगा, या पल्सर में रहेगा, या क्वेसर में रहेगा, या नहीं तो कृष्ण छिद्र में बन जाएगा। इन चारों में बदलने के बाद तारा का अंत हो जाएगा। अब इन चारों में क्या बनेगा, सब तारा नहीं बनेगा, चारों एक ही तारा चारों नहीं बनेगा, कोई इसमें रुक जाएगा, कोई ये बन जाएगा, कोई पल्सर में बदलेगा और कोई ये में बदलेगा। ठीक है, इस पल्सर के बारे में एक चीज़ जान लीजिए कि ये जो पल्सर है ये भी कुछ अलग नहीं है, ये भी एक प्रकार का न्यूट्रॉन तारा है, एक प्रकार का न्यूट्रॉन तारा ही है, न्यूट्रॉन तारा, ये भी एक प्रकार का न्यूट्रॉन तारा है। और ये क्वेसर क्या है, ये भी इस सुपरनोवा विस्फोट का क्रोड है जिसमें बहुत ज़्यादा चमक होती है, बहुत ज़्यादा अत्यधिक चमकीला होता है। इसका फुल फॉर्म होता है, पहले हम क्वेसर लिख देते हैं, क्वेसर, QUASAR, क्वेसर। क्वेसर का फुल फॉर्म क्वासी स्टेलर रेडियो सोर्स, क्वासी स्टेलर रेडियो, क्वासी स्टेलर रेडियो सोर्स, क्वासी स्टेलर रेडियो सोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। तो लगभग आपको हम बता दिए कि तारे कैसे शुरू होंगे और किस किस तरह से इनका अंत होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट तो ले लिए, अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं कि कैसे तारा निहारिका से ऊर्ट बादल के बाद आदि तारा, फिर लाल दानव, और आगे कैसे कैसे बदलता जाता है, इसको डिटेल में देखते हैं। तो देखिए, हम लोग क्या देखें, सबसे पहले तारा निहारिका के रूप में रहता है, यानी एक विरल हाइड्रोजन गैस के पुंज के रूप में रहता है। ठीक है, इसके बाद इसका संघनन होगा। संघनन होना मतलब इसके परमाणु जो हैं, इसके परमाणु जो विरल अवस्था में दूर दूर है निहारिका में, उसके परमाणु नज़दीक आएंगे, नज़दीक आने से वो संघनित होने लगेंगे। संघनित का मतलब समझते हैं, जैसे वायुमंडल में जो गैस रहता है, ये कौन सा गैस, वाष्प, भाप, वो क्या होता है, जैसे ही कोल्ड ड्रिंक हम बोतल को निकालते हैं, चिल्ड बोतल, और टेबल में रखते हैं, उसके चारों तरफ बूंद बूंद बन जाती है, यानी उसके परमाणु जो हवा में विरल अवस्था में थे वो एक जगह जमा होकर बूंद बना लेते हैं संघनित होकर के। या फिर बादल में देखते हैं क्या होता है, तो यही वाष्प जो रहते हैं दूर दूर रहते हैं, तो ये वाष्पीय अवस्था में रहते हैं, लेकिन जैसे ही ठंडा होते हैं इनके परमाणु नज़दीक आने लगते हैं, परमाणु नहीं अणु वाष्प के, और जब नज़दीक आते हैं तो वो बूंद बूंद के रूप में बदल जाते हैं और संघनित होकर के बादल का रूप ले लेते हैं आकाश में। यानी जो गैस के अणु हैं वो नज़दीक आए तो संघनित होकर के बूंद बूंद बने और क्या रूप बदल लिए, बादल का। तो सेम वही प्रक्रिया इसमें चलती है। निहारिका में जो विरल हाइड्रोजन गैस है उसके परमाणु नज़दीक आने लगते हैं और उनका संघनन होने लगता है। संघनन के फलस्वरूप ये क्या में बदल जाते हैं, तो एक बादल के रूप में बदल जाते हैं। संघनित होकर के क्या बन जाते हैं, विरल हाइड्रोजन गैस, ये एक बादल का रूप ले लेते हैं, इसी को बोलते हैं ऊर्ट बादल। तो निहारिका के जो विरल हाइड्रोजन है वो पास पास आकर के जब संघनित होने लगते हैं तो संघनित होकर के एक बादल का रूप ले लेते हैं जिसे ऊर्ट बादल कहते हैं। ठीक है, तो ये एक अब बादल का रूप ले लिया और संघनित हो गया, काफ़ी घना हो गया। ठीक है, संघनित होकर के ऊर्ट बादल बन गया। ऊर्ट बादल का संघनन के फलस्वरूप द्रव्यमान बढ़ जाता है और द्रव्यमान बढ़ने से इसका गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ जाता है। किसका, ऊर्ट बादल का।
ऊर्ट बादल का गुरुत्वाकर्षण संघनन के फलस्वरूप काफ़ी बढ़ जाता है। इसके परमाणु जब पास पास आ जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण इसका बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। अब इसका रिजल्ट ये होता है कि जब इसका गुरुत्वाकर्षण बढ़ता है ऊर्ट बादल का, तो यह अपने आसपास के दूसरे बादलों को भी अपने में खींच के मिला लेता है। गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा तो इसका आकर्षण बढ़ जाता है, तो दूसरे बादलों को यह अपने में मिला लेता है। और जब अपने में मिलाता है तो इस ऊर्ट बादल का आकार बहुत ही बड़ा हो जाता है। अब जितना ज़्यादा आकार बड़ा होगा उतना ज़्यादा द्रव्यमान बढ़ेगा, और द्रव्यमान ज़्यादा होने की वजह से इसका गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ेगा। तो जब ये बहुत बड़ा हो जाता है, इसका द्रव्यमान बहुत बढ़ जाता है ऊर्ट बादल का दूसरे बादलों को मिलाने के फलस्वरूप, तो द्रव्यमान में वृद्धि के कारण इसका गुरुत्वाकर्षण भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अब क्या होता है कि अपने ही गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये संकुचित होने लगता है। ठीक है, अपने गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये अब क्या होता है, ऊर्ट बादल जो काफ़ी बड़ा हो जाता है वो संकुचित होने लगता है। जब ये संकुचित होने लगता है तो इसको बोलते हैं आदि तारा, यानी संकुचित होने लगा तो इसका रूप बदल जाता है और ये आदि तारे का रूप ले लेता है, यानी आदि तारा बन जाता है। ठीक है, तो जब ऊर्ट बादल में अपने ही गुरुत्वाकर्षण से संकुचन हुआ तो ये एक आदि तारा का रूप ले लिया। समझ गए आदि तारा कैसे बना? ठीक है, संकुचन के फलस्वरूप, यानी ऊर्ट बादल में संकुचन हुआ तो ये आदि तारा बन गया। अब ये संकुचन जो चल रहा है, आदि तारे में भी ये संकुचन होता रहेगा, यहाँ रुकेगा नहीं। और आदि तारे में संकुचन काफ़ी दिन तक चलेगा, जिससे इसका तापमान बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं जब किसी चीज़ को संकुचित करेंगे, दबाव डालेंगे तो उसका तापमान बढ़ने लगता है। उसका कारण यह है कि जब इसको संकुचित किया जाता है तो इसके जो परमाणु होते हैं वो काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं दबाव के कारण, और जब नज़दीक आ जाएंगे परमाणु तो परमाणुओं में बहुत जल्दी टक्कर होगी। ठीक है, जितना दबाव डालेंगे परमाणु उतना नज़दीक आएंगे, उसके कारण उनके परमाणुओं में बहुत तेज़ टक्कर होने लगेगी जल्दी, और इस टक्कर के कारण ताप उत्पन्न होगा और इसका तापमान बढ़ने लगेगा। किसका? आदि तारे का। यहाँ एक चीज़ और याद रखिएगा कि इस ऊर्ट बादल का तापमान -173 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, 0 से भी नीचे रहता है। ठीक है, यानी काफ़ी ठंडा होता है। पर संकुचन के बाद इसमें गर्मी बढ़ने लगती है और आदि तारा का रूप ले लेता है। आदि तारा का भी संकुचन आगे जारी रहता है, और आदि तारा और ज़्यादा जब संकुचित होता है तो इसका तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। फिर इसका तापमान बढ़ते बढ़ते कितना हो जाता है, तो इसका तापमान 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 1 करोड़ के लगभग हो जाता है। इतना डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान बढ़ जाता है। क्यों? इसका संकुचन के कारण। और ये संकुचन 1-2 दिन नहीं होता है, लाखों वर्षों तक होता है। तो आदि तारा में संकुचन लाखों वर्षों तक होता है। जो ये ऊर्ट बादल में संकुचन होकर आदि तारा बना, फिर आदि तारा बनने के बाद भी संकुचन चलता रहता है और लाखों वर्षों तक यह संकुचन चलता है, जिसके कारण इसका तापमान बढ़ता करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला जाता है। ठीक है, और सिर्फ तापमान नहीं बढ़ रहा, ताप बढ़ने के साथ साथ इसका दबाव भी बढ़ रहा। ताप तो बढ़ ही गया बहुत ज़्यादा, 173 से तापमान बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा हो गया है ना, लेकिन ताप ही सिर्फ नहीं बढ़ा, ताप के साथ साथ दबाव भी बढ़ गया, दाब भी बढ़ गया। क्योंकि जब संकुचन होगा, आप खुद सोचिए कि आदि तारे में जब संकुचन लाखों साल तक होगा तो क्या उसके परमाणुओं में दबाव नहीं पड़ेगा? जब बहुत ज़्यादा संकुचित होंगे पड़ेगा, तो दबाव भी बहुत बढ़ जाएगा। करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान बढ़ा है तो साथ साथ में दबाव भी इसका काफ़ी बढ़ गया है। दबाव भी बहुत उच्च हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, दबाव भी बहुत हाई हो गया, प्रेशर। ठीक है, लेकिन आदि तारा में अभी तक चमक नहीं आया है, क्योंकि चमक आ जाता, प्रकाश आ जाता तो यह आदि तारा नहीं रह के तारा कहलाता। जिस चीज़ का अपना प्रकाश हो और जिस चीज़ की अपनी ताप हो उसको हम लोग तारा बोलते हैं। हम लोग पढ़े ना तारा में, जिसका अपना प्रकाश और अपना ताप हो। सूरज का ये दोनों है, इसलिए सूरज एक तारा है। चांद में नहीं है तो ये तारा नहीं है। ठीक है ना, तो अभी तक इसमें प्रकाश और ताप नहीं, ताप तो आ गया है बहुत ज़्यादा, लेकिन प्रकाश अभी तक नहीं आया है। अब क्या होगा? अब देखिए होता क्या है इसके आगे। ये तो लाखों वर्षों तक संकुचन हो रहा है, जिसके कारण इसका तापमान करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है।
10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और इसका दबाव भी संकुचन के कारण काफ़ी बढ़ गया है। और जब ये दोनों स्थिति उत्पन्न हो जाए, तापमान और दाब दोनों काफ़ी बढ़ जाए, ये स्थिति जब उत्पन्न हो जाए तब क्या शुरू हो जाता है? तो तब शुरू हो जाता है नाभिकीय अभिक्रिया। ये दोनों कंडीशन आ जाने के बाद अगर ये दो कंडीशन उत्पन्न हो जाए तो नाभिकीय अभिक्रिया शुरू हो जाती है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, न्यूक्लियस फ्यूजन रिएक्शन, ये शुरू हो जाएगी। किसमें? आदि तारे में शुरू होगी। कब? अभी नहीं। ये ताप बहुत बढ़ जाएगा, करोड़ डिग्री से पार हो जाएगा, और दबाव बढ़ता बढ़ता दबाव भी अनंत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब ये दोनों स्थिति आदि तारे में आ जाती है तो आदि तारा में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया शुरू हो जाती है, और हाइड्रोजन का जो आयन है वो 4 आयन मिल करके एक हीलियम बनाने लगता है। ठीक है, यानी हाइड्रोजन में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया शुरू हो जाती है और वो हीलियम में बदलने लगता है। साथ ही साथ में ऊर्जा भी मुक्त करने लगता है, बहुत ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। कितना? तो 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना ऊर्जा भी मुक्त होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि जब इसका आदि तारे का तापमान बहुत बढ़ गया, करोड़ों डिग्री सेंटीग्रेड, और दबाव भी बहुत ऊंचा हो गया, तो इसके हाइड्रोजन जो हैं इसमें नाभिकीय संलयन अभिक्रिया शुरू हो गई आदि तारे के हाइड्रोजन में, और हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगा, साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा ऊर्जा मुक्त करने लगा। ठीक है, 4 हाइड्रोजन मिल करके एक हीलियम बनाने लगा और बहुत ज़्यादा ऊर्जा मुक्त करने लगा। यही जो ऊर्जा है ये आदि तारे को क्या दे देगी? तो यही ऊर्जा आदि तारे को प्रकाश और ताप दे देगी। क्या दे देगी? प्रकाश भी देगी और ताप भी देगी। और जैसे ही आदि तारे में ये दो चीज़ आ जाए, प्रकाश और ताप जिसका अपना हो जाए, उसी को क्या कहते हैं? तारा। तो आदि तारे में ये दोनों चीज़ जैसे ही आ जाएगी, अब ये आदि तारा ना रह करके तारे में बदल जाएगा। तो समझ गया तारा का जन्म कैसे हो गया? जब इस आदि तारे का तापमान बहुत बढ़ गया और दाब बहुत बढ़ गया, जिसके कारण नाभिकीय अभिक्रिया शुरू हो गई, और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप बहुत ऊर्जा मिली। उस ऊर्जा से इसको ताप और प्रकाश मिल गया। इस कारण ये अब आदि तारा ना रहकर तारा बन गया, क्योंकि प्रकाश और ताप मिल जाने के बाद ये आदि तारा नहीं कहलाएगा, क्योंकि प्रकाश इसमें जब तक नहीं था, नहीं उत्सर्जित कर रहा था, तब तक आदि तारा था। अब तो ये प्रकाश मिल गया, प्रकाश उत्सर्जित करने लगा, तो ये आदि तारा ना रह करके क्या बन गया? तारा बन गया। कोई दिक्कत तारा के जन्म तक? तो तारे का जन्म हो गया। ठीक है, अब जन्म जब हो गया है तो बच्चे के जैसा किसी भी चीज़ का जन्म होता है तो अंत भी होगा, तो इसका भी अंत होगा एक दिन। तो चलिए अब क्या होगा? अब हम बताए थे कि तारा जो है इसमें कौन सी अभिक्रिया चलती है? तो तारे में ये वाली अभिक्रिया चलती है, संलयन अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया या न्यूक्लियस फ्यूजन रिएक्शन। तो इस तारे में भी न्यूक्लियस फ्यूजन रिएक्शन चल रहा है ना, तभी तो इसमें प्रकाश निकल रही है और चमक निकल रही है ना, तभी तो इसमें उत्ताप आ रहा और प्रकाश आ रहा है, क्योंकि जो अभिक्रिया चल रही है उसमें जो ऊर्जा मुक्त हो रही, उसी ऊर्जा से इसको तो प्रकाश और ताप मिल रहा है। ठीक है, तो यह अभिक्रिया चालू हो गई। हम ये बताए थे कि अभिक्रिया शुरू हुई, इसका ईंधन हाइड्रोजन है, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप ये हाइड्रोजन खत्म होने लगेगा, यही ना बताए थे। तो जब खत्म होते होते 98% से भी ज़्यादा खत्म हो जाएगा, ये 98 नहीं 95% से भी ज़्यादा खत्म हो जाएगा, यानी बहुत कम हाइड्रोजन बचा रहेगा, बहुत कम ईंधन बचा रहेगा, तो ये तारा अपना रूप बदल लेता है, यही बताए थे। बदल के बड़ा भी होगा और लाल भी हो जाएगा। कैसे? तो आइए देखते हैं। इस तारे को हम यहाँ पे बना लेते हैं आप लोग को समझने के लिए, यही तारा को यहाँ पे हम बना देते हैं तारा। अब देखिए कैसे ये रूप बदलेगा। तारा एक तारा है, ये रूप कैसे बदलेगा? इसमें हाइड्रोजन है भरा हुआ, हम बोले जब इसका हाइड्रोजन खत्म होने लगेगा, यही ना बोले, धीरे धीरे बहुत कम हाइड्रोजन बचेंगे। तो सबसे पहले एक बात आप लोग जान लीजिए, किसी भी तारे का हाइड्रोजन बाहर से नहीं खत्म होता है, केंद्र के तरफ से खत्म होता है, यानी सबसे पहले बीच का खत्म होगा और सबसे आखिरी में बाहर का खत्म होगा, और बीच से ही खत्म होना शुरू होगा। पहले यहाँ खत्म होगा, फिर इसके बाहर का खत्म होगा, फिर इसके बाहर, फिर यहाँ, और सबसे आखिरी में सबसे बाहर। समझ गए? यानी सबसे पहले ये खत्म होगा, उसके बाद इसके बाहर वाला ये खत्म होगा,
फिर उसके बाद इससे बाहर ये ख़त्म होगा, ऐसे करते करते सबसे आखिरी में सबसे बाहर का ख़त्म होगा। ठीक है, तो अब देखिए इस तारे में क्या हो रहा है। इस तारे में हम बताए कि हाइड्रोजन ख़त्म हो रहा है, और ख़त्म होते होते जब इसका हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएगा 95% से भी ज़्यादा, ख़त्म किधर से होगा, बाहर से। बाहर से ख़त्म होगा क्या, नहीं, 20 से ख़त्म होगा। बाहर का तो सबसे आखिरी में ख़त्म होगा। तो चलिए इसका 20 से ख़त्म कर देते हैं। तारे का क्या हुआ, 20 से हाइड्रोजन ख़त्म हो गया। ठीक है, बीच का हाइड्रोजन ख़त्म हो गया। अब कहाँ बचा हुआ है हाइड्रोजन, सिर्फ किनारे। बीच में क्या बचा हुआ है, सिर्फ हीलियम बच गया। जितना हाइड्रोजन था वो बीच में हीलियम में बदल जाएगा। और बाहर में हाइड्रोजन बचा हुआ है या नहीं, तो बाहर में बचा हुआ है 4-5%, 2-4% बचा हुआ रहेगा। जब इस स्थिति में यह तारा पहुंच जाएगा, इस स्थिति में कि सिर्फ बाहर में थोड़ा मोड़ा हाइड्रोजन बचा रहे और बीच में हाइड्रोजन खत्म हो करके सारा हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाए, तब तारा को अपना परिवर्तन करना पड़ेगा रूप का। तब इसे बदलने की ज़रूरत पड़ेगी अपने रूप और आकार को और रंग को। कैसे, तो देखिए जब इसका हाइड्रोजन खत्म हो गया तो बाहर में तो खत्म नहीं हुआ है ना, अंदर में खत्म हो गया। इसलिए अंदर में तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अंदर अभिक्रिया बंद हो गई, क्रोड में अभिक्रिया, तारे के बीच में अभिक्रिया बंद हो गई। लेकिन बाहरी क्षेत्र में अभिक्रिया चल रही है। अंदर में क्या होगा, बाहरी क्षेत्र में तो अभिक्रिया अभी भी चल रही है, ऊर्जा अभी भी मुक्त हो रही है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अभिक्रिया चल रही है। थोड़ा हाइड्रोजन है, थोड़ा सा अभिक्रिया कर रहा है। लेकिन अंदर में क्या हो गया, पूरी तरह से अभिक्रिया बंद है। और ये जो हीलियम बचा है अंदर में, सारा हाइड्रोजन हीलियम में बदल गया है। ये हीलियम का क्रोड अंदर में संकुचित हो रहा, यानी अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ रहा है। जब इसमें सिकुड़न होगा, संकुचित होगा, तो ये सिकुड़ने लगेगा, छोटा होगा। तो अंदर में ये सिकुड़न हो रही है और बाहर में अभिक्रिया धीरे धीरे चल रही है। इस कारण तारे का संतुलन, इस तारे का संतुलन गड़बड़ा जाएगा। कब, जब इसके हाइड्रोजन खत्म होने लगेंगे तब। अभी नहीं गड़बड़ाएगा। जब इसका हाइड्रोजन ऐसा हो जाएगा, बीच का खत्म और बाहर में थोड़ा मोड़ा बचा रहेगा, तब क्या होगा, बीच का हाइड्रोजन खत्म होने के बाद हीलियम क्रोड जो बचेगा वो संकुचित होने लगेगा और बाहरी आवरण में हल्का हल्का अभिक्रिया चलेगी, जिससे तारे का संतुलन खराब हो जाएगा, बैलेंस खराब हो जाएगा। इसी बैलेंस को ठीक करने के लिए ही तारे को अपना बाहरी क्षेत्र का प्रसार करना पड़ता है, यानी फैलाव करना पड़ता है। इसलिए यह बहुत बड़ा हो जाता है। अब समझ गए आदि तारा बड़ा क्यों होगा, ये तारा बड़ा क्यों हो जाता है और बड़ा लाल दानों क्यों बन जाता है। तो इसी कारण से गैस या इसका ईंधन, गैस मत बोलिए, इसका ईंधन खत्म होने के कारण इसका संतुलन गड़बड़ाता है और ये बड़ा रूप ले लेता है। इसी संतुलन को ठीक करने के लिए, इस संतुलन को व्यवस्थित करने के लिए ये अपना आकार बढ़ा लेता है, बाहरी क्षेत्र का प्रसार कर लेता है। इसीलिए तारा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, और लाल क्यों होगा, बड़ा तो हो गया, हम समझ गए क्यों तारा बड़ा हो गया। लाल इसलिए हो जाता है तारा क्योंकि जो बाहरी क्षेत्र में अभिक्रिया चल रही है ये बहुत धीमी चल रही है, क्योंकि हाइड्रोजन कम हो गया। जब ईंधन कम हो जाता है, आपका गैस का सिलेंडर का ईंधन खत्म हो जाता है, तो देखिएगा उसका रंग पीला जलने लगेगा, ब्लू के जगह पीला हो जाएगा, फिर पीला होकर लाल टाइप का कैसा कैसा रंग, अलग अलग रंग का जलेगा, यानी आपको पहले से सिग्नल दे देगा कि खत्म हो रहा। तो वैसे ही इसका जब खत्म होने लगता है तो अभिक्रिया बीच में नहीं हो रही, तो तारा का तापमान कम हो जाएगा। और हम लोग पढ़े थे कि तारा का अभिक्रिया ही धीरे चल रही, तापमान जब कम हो गया, तो जब तारे का तापमान कम होता है तो उसका रंग भी बदल के कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। हम लोग पढ़े थे ना कि जो अपेक्षाकृत ठंडे तारे या अपेक्षाकृत कम गर्म तारे होते हैं, अपेक्षाकृत जिनका पृष्ठीय तापमान कम होता है वो तारे लाल रंग के होते हैं, और जिनका तापमान अत्यधिक होता है वो नीला, और जिनका तापमान मीडियम टाइप का होगा, अधिक रहेगा, वो सफ़ेद होता है। यही पढ़े थे। तो अब इसमें हाइड्रोजन खत्म हो रहा है ईंधन, तो इसका ताप घटेगा कि बढ़ेगा, बोलिए आप लोग। ताप घटेगा। ताप घटेगा तो इसका रंग कैसा होगा, जब इसका पृष्ठीय ताप कम हो जाएगा तो इसका रंग लाल हो जाएगा। यही ना हम लोग पढ़े थे, कम पृष्ठीय ताप लाल होता है। तो चलिए, तो अब ये लाल रंग इसीलिए लाल रंग में इसीलिए बदल जाता है क्योंकि इसका ताप घट गया। तो आप समझ गए कि तारा लाल रंग में क्यों हो गया और दानव रूप क्यों लिया, क्योंकि इसका अभिक्रिया धीमी हो गई, उसके कारण ताप घट गया, इसलिए यह लाल हो गया। और बाहरी क्षेत्र का प्रसार करने के कारण, बैलेंस बनाने के लिए, जो संतुलन गड़बड़ाया उसको ठीक करने के लिए अपना बाहरी क्षेत्र में प्रसार के कारण ये
बड़ा रूप ले लेता है। समझ गए? तो आप समझ गए लाल दानव कैसे बन गया ये। चलिए ठीक है। अब लाल दानव के बाद हम लोग क्या देखे थे, दो स्थिति आएगी। तो दो स्थिति में आप पहला स्थिति इसी को मान लीजिए, यह है पहली स्थिति। पहली स्थिति, अब दोनों स्थिति को अच्छा से समझेंगे। पहली स्थिति हम लोग बोले थे ना, इधर से जाएगा तारा जब तारा छोटा होगा, और ये दूसरी स्थिति। ठीक है, पहली स्थिति दूसरी स्थिति। हम लोग जान गए कि लाल दानव में कब बदलेगा और कैसे बदलेगा। तो लाल दानव तो हम लोग देख लिए। चलिए अब पहली स्थिति इधर, दूसरी स्थिति इधर। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग एक्सप्लेन करते हैं दोनों स्थिति को। पहली स्थिति क्या है, तो तारा जो है छोटा होगा। कितना छोटा, हम तो छोटा बता दिए थे, लेकिन आप लोग पूछे एक बार भी नहीं कि कितना छोटा, या कैसे हम नापेंगे छोटा या बड़ा। तो किसी से कंपेयर करना होगा, जैसे राम से बड़ा रहीम, रहीम से छोटा सोहन, सोहन से बड़ा ये, यानी किसी से तुलना करना होगा। तो छोटा और बड़ा का तुलना हम किसी से नहीं, सूर्य से करेंगे। तो सूर्य के द्रव्यमान से, सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से कम अगर होगा तो इस रास्ते जाएगा। समझ गए कौन तारा, जो सूरज का द्रव्यमान से 1.5 गुना से कम होगा। 1.44 का मतलब लगभग 1.5 होता है। 1 रुपया 44 पैसा, अगर इसको पैसा में पढ़ेंगे तो रुपया में पढ़ेंगे तो 1 रुपया 44 पैसा मतलब 1.5 रुपया के बराबर। तो इसको हम संक्षेप में 1.5 बोल सकते हैं। और आप नहीं तो पूरा एक्यूरेट बोलना है तो बोलिए कि सूरज के द्रव्यमान के 1.44 गुना से कम होगा, यानी सूरज का 1.5 गुना के लगभग से कम होगा अगर इसका द्रव्यमान, तो इस रास्ते जाएगा। और उससे अधिक होगा तो इस रास्ते पर। तो इसको भी लिख देते हैं 1.44 गुना से अधिक। अगर अधिक है तो किस रास्ते पे जाएगा, इस रास्ते पे जाएगा। चलिए ठीक है। अब देखिए, पहले हम लोग इस स्थिति को पढ़ेंगे, 1.44 गुना से कम। इसको पहले क्लियर कीजिए क्या होगा। तो जब 1.44 गुना से कम है अगर इसका द्रव्यमान, इस लाल दानव मतलब इस तारे का, जो भी तारा है जो लाल दानव तक पहुंच चुका है, उसका द्रव्यमान सूरज का 1.44 गुना से कम है, तब क्या होगा। तब क्या होगा, हम लोग ये देखे थे, जब लाल दानव अवस्था में सूरज आ जाता है तो हाइड्रोजन इसका बहुत ही कम रहता है। यही देखे थे, सिर्फ बीच में हीलियम बचता है, अभिक्रिया रुक जाती है हाइड्रोजन वाली, है ना। बीच में हाइड्रोजन नहीं रहता, सिर्फ बाहरी क्षेत्र में अभिक्रिया चलती है। यही देखे थे लाल दानव स्थिति में, ऐसा ही था ना कि बीच में अभिक्रिया बंद है, हीलियम का क्रोड बचा हुआ है और बाहर में हल्का हल्का हाइड्रोजन है। लाल दानव में यही था। लाल दानव में ईंधन बहुत ही कम होता है, इसका सारा ईंधन खत्म होकर 95% के जैसा बचता है, तभी तो ये लाल दानव बनता है। तो लाल दानव में क्या है, सिर्फ बाहर में बाहर में सिर्फ हाइड्रोजन है, बीच में हाइड्रोजन नहीं है। बीच में सिर्फ क्या है, हीलियम बदल गया है, हीलियम का क्रोड, सारा हाइड्रोजन बीच का हीलियम में बदल गया है। ठीक है, तो ये एक लाल दानव है, ये भी हम एक लाल दानव बना लिए। इधर भी देखिए तारा लाल दानव बना देते हैं, इस तरफ भी। दोनों स्थिति लाल दानव के बाद ही आएगी। दोनों स्थिति में लाल दानव में सूरज जाता है ना। लाल दानव से पहले नहीं आती है स्थिति। ये जो पहली स्थिति है इधर छोटे तारे की, वो भी लाल दानव के बाद आती है। और तारे की बड़ी स्थिति में जो तारा का अंत होगा, उसमें भी लाल दानव के बाद की ही ये स्थिति आती है। लाल दानव के बाद ही का ये है, लाल दानव तक सभी को आना है। तो चलिए लाल दानव तक तारा आ गया, ये भी तारा लाल दानव है और ये भी तारा लाल दानव है। ये पहली स्थिति जब छोटा है तब, दूसरी स्थिति जब 1.44 गुना से बड़ा है तब। ठीक है, दोनों स्थिति हम लिख दिए। तो छोटा वाला को एक्सप्लेन करते हैं। छोटा में क्या होगा, जब ये लाल दानव तारा है, इस पे बाहरी क्षेत्र में अभिक्रिया चल रही है और लाल दानव का बीच में क्या होता है, हीलियम क्रोड होता है, इसमें संकुचन होता रहता है। अभी यही ना पढ़े थे, इसी के लिए बैलेंस बनाता है तारा। तो बीच में जो हीलियम है ये संकुचित हो रहा है, जो ये ज़्यादा संकुचित होता है जब अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो संकुचन के फलस्वरूप इसका ताप फिर से बढ़ने लगता है
और यहाँ फिर से अभिक्रिया शुरू हो जाती है। कहाँ? क्रोड में फिर से जो अभिक्रिया शुरू होती है वो भी नाभिकीय संलयन ही अभिक्रिया शुरू होती है। तो हम लोग बोलेंगे दूसरे सेट की नाभिकीय अभिक्रिया शुरू, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया शुरू हो जाती है। दूसरे सेट की नाभिकीय संलयन अभिक्रिया शुरू हो गई। ठीक है, किसमें? इसमें आपका जो ये लाल दानव है, इसमें अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण ये क्रोड संकुचित होता है और ताप बढ़ने के कारण इस क्रोड में दूसरे सेट की नाभिकीय संलयन अभिक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, दूसरे सेट की नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। और इसमें क्या होगा? तो इस नाभिकीय संलयन में हीलियम जो है वो कार्बन में बदलेगा। ठीक है, ये इसमें भी होगा, ये इसमें भी होगा। अभी आप इसमें देखिए, तो अब क्या होगा? दूसरे सेट की अभिक्रिया शुरू हुई तो यहाँ पे फिर से ऊर्जा बनने लगी, ऊर्जा मुक्त होगी। यानी जब अभिक्रिया चल रही यहाँ पे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया शुरू हो गई तो यहाँ से फिर से ऊर्जा बनेगी, तो यहाँ पर फिर से ऊर्जा मुक्त होने लगती है। और यहाँ पर क्या होता है? ये बाहरी क्षेत्र में भी अभिक्रिया चलती रहती है। अभी बाहरी क्षेत्र का सारा हाइड्रोजन खत्म नहीं हुआ है। हम बताए थे ना 95% खत्म हुआ तब ये बना है, तो 5% तो इसमें बचा हुआ है ना। 5%, 4%, 95 ही नहीं है, मतलब बहुत कम है। बहुत कम में 2-3%, 4% जो भी आप बोल लीजिए, यानी बहुत कम है, लेकिन है। तो ये जो बचा हुआ हाइड्रोजन है उसमें अभिक्रिया अभी भी यहाँ चलती है। तो छोटे तारे में क्या होता है? यह अभिक्रिया चलती रहेगी जब तक हाइड्रोजन बाहर में बचा हुआ है, और जैसे ही सारा हाइड्रोजन अभिक्रिया करके खत्म हो जाएगा तो ये बाहरी आवरण छोटे तारे में गायब हो जाएगा। ठीक है, तो छोटा तारे में बाहरी आवरण क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो हम क्या देखें? छोटा तारा का बाहरी आवरण अभिक्रिया करते रहेगा हाइड्रोजन, और सारी अभिक्रिया करते करते सारा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। उसके बाद आवरण भी गायब हो जाएगा छोटे तारे में। इसमें नहीं गायब होगा, छोटा तारा में पहली स्थिति में जो इस रास्ते जाएंगे उनमें गायब हो जाएगा। तो जब इसमें गायब हो जाएगा और हीलियम में अभिक्रिया शुरू होकर ये क्या में बदलने लगेगा? तो कार्बन में। ठीक है, तो ये हम लोग क्या देखते हैं? आवरण इसमें गायब हो जाएगा छोटे इस तारे की स्थिति में, और बीच का हीलियम क्रोड कार्बन में बदलने लगेगा। और तब तक ये चलता रहेगा बीच का अभिक्रिया जब तक सारा हीलियम कार्बन में ना बदल जाए। तो जब तक ये कार्बन में नहीं बदलेगा पूरा का पूरा हीलियम, तब तक अभिक्रिया चलती रहेगी। सारा हीलियम खत्म हो जाएगा, कार्बन में बदल जाएगा, अभिक्रिया रुक जाएगी। अभिक्रिया जैसे ही रुक गई, आवरण तो गायब हो ही गया, आवरण गायब हो गया और अभिक्रिया पूरी तरह से रुक जाएगी तो तारा फिर से ठंडा पड़ने लगेगा। ठीक है, तो जैसे ही अभिक्रिया रुकेगी तारा मर जाएगा। समझ गए? आदमी का सांस रुक जाता, आदमी मर जाता है। तो तारा का ये अभिक्रिया चल रही है क्रोड में हीलियम से कार्बन में बदलने का। सारा हीलियम खत्म हो गया, तारा में अभिक्रिया बंद हो जाएगी, तारा मर जाएगा। तो तारा कब मर जाएगा? जब सारा कार्बन में बदल जाए, ये सारा कार्बन में बदल जाए और बाहर का आवरण भी साथ ही साथ खत्म हो जाएगा ये छोटे तारे में। तो जैसे ही ये सारा हीलियम कार्बन में बदल जाएगा और ये तारा मर जाएगा, वो बन जाएगा श्वेत वामन। समझ गए? तो तारा मरने के बाद क्या बन गया? श्वेत वामन। ये मरने के बाद, यानी श्वेत वामन कब बना? मृत हो गया, मृत तारा। इसलिए इसको श्वेत वामन को मृत तारा या जीवाश्म तारा भी बोलते हैं। जीवाश्म तारा, समझ गया ना? क्या हुआ? इसका बाहरी आवरण खत्म हो जाता है छोटे तारे का, और बीच का सारा हीलियम कार्बन में बदल जाता है, और कार्बन में सारा हीलियम बदलने के साथ अभिक्रिया बंद हो जाती है और तारा श्वेत वामन बन जाता है, जो कि एक मृत तारा है। अभिक्रिया बंद हो जाने के कारण यह मृत हो जाता है, इसीलिए इसे मृत तारा बोलते हैं, श्वेत वामन। या जीवाश्म तारा भी इसको बोलते हैं, फॉसिल स्टार। जीवाश्म क्या होता है? जीव जंतुओं, मरे हुए चीज़ों के अवशेष। तो तारा का भी ये अवशेष है। इसमें चमक होगा या नहीं? तो इसमें चमक होगा क्योंकि इसमें अभिक्रिया हो रही थी। जब तक अभिक्रिया हो रही थी ये मरा नहीं था, जब अभिक्रिया बंद हुई तब ये मरा है। ठीक है, तो अभिक्रिया जब बंद हो जाएगी तो ये चमकना बंद कर देगा, लेकिन तुरंत नहीं बंद करेगा। अभिक्रिया के बाद भी जो ताप निकल रहा था वो ताप को ठंडा होने में काफ़ी समय लगेगा। तो जब तक ये ताप खत्म नहीं होगा इसका, जब तक संचित ऊर्जा खत्म नहीं होगी, तब तक ये चमकता रहेगा। और सारी संचित ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो ये चमकना बंद कर देगा और
काला वामन के रूप में बदल जाएगा। तो इसका चमक मर जाने के बाद भी रहेगा जब तक इसकी ऊर्जा संचित रहेगी। संचित ऊर्जा जब खत्म होगी तभी ये चमकना बंद करेगा। तो आपसे पूछेगा श्वेत वामन तारा चमकता है या नहीं, तो चमकता है। इट इमिट्स लाइट, और जब चमकना बंद कर दे तो इसी को बोलते हैं काला वामन, यानी इसका लाइट खत्म हो जाएगा, संचित ऊर्जा जो है ये खत्म हो जाएगी तो ये चमकना बंद कर देगा, यानी इट डज नॉट इमिट लाइट, ये लाइट नहीं देता है। तो काला वामन लाइट नहीं देता। तो हम लोग बोलेंगे तारा लास्ट में, सबसे लास्ट में कहाँ चमकता है, किस स्टेज में चमकता है, तो श्वेत वामन में अंतिम बार चमकता है। तारा लास्ट टाइम कहाँ चमकता है, अंतिम बार चमकता है, अंतिम बार चमकता है या प्रकाश देता है। ठीक है, कहाँ पर देता है, यहाँ पर, इस अवस्था में अंतिम बार प्रकाश कहाँ दे रहा है ये तारा, तो श्वेत वामन में। उसके बाद ये जो इसका संचित ऊर्जा है वो खत्म होगी तो इसका चमक खत्म हो जाएगा, ये काला वामन बन जाएगा, दिखाई नहीं देगा और एक अदृश्य पिंड के रूप में आकाश में विलीन हो जाएगा। ये पूरा एक्सप्लेन अच्छा से हो गया। अब चलिए बड़े तारे में देखते हैं। बड़े तारे में क्या होगा, तो बड़े तारे में भी सेम, यहाँ तक सेम प्रक्रिया चलेगी। निहारिका में से शुरू होगा, फिर ऊर्ट बादल बनेगा, फिर आदि तारा, फिर तारा बनेगा, फिर लाल दानव तारा बनेगा। लाल दानव के बाद बड़ा था, छोटा था तो इधर चला गया था, बड़ा है तो अभी इस रास्ते आएगा। इस रास्ते में आएगा तो दोनों में फ़र्क क्या था, तो जो छोटे तारे हैं उनका आवरण खत्म हो जाता है, हाइड्रोजन अभिक्रिया करते करते खत्म हो जाता है। लेकिन बड़े तारे में क्या होगा, ये खत्म नहीं होगा, बड़े तारे में बाहर में अभिक्रिया चलती रहेगी। और लाल दानव जो है, बड़े तारे जो बड़ा तारा है उसका लाल दानव में अभिक्रिया चलती रहेगी और बाहरी क्षेत्र का आवरण खत्म नहीं होगा, बल्कि इसमें दूसरी स्थिति उत्पन्न होगी। इसमें यह होगी कि ये जो क्रोड है ये भी संकुचित हो रहा, बाहर में भी अभिक्रिया चल रही। इसमें भी ऐसे ही चल रहा था, तो बाहर भी अभिक्रिया चल रही, क्रोड भी संकुचित हो रहा, और संकुचित होने के कारण इसमें भी क्या शुरू हो जाएगी, तो यही संलयन अभिक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, और इस संलयन अभिक्रिया के फलस्वरूप जो ऊर्जा मुक्त होगी, संलयन अभिक्रिया हो रहा, हीलियम कार्बन में बदल रहा, तो हम लोग जानते हैं किसी भी संलयन अभिक्रिया न्यूक्लियस फ्यूजन रिएक्शन में बहुत ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। तो यहाँ जब संलयन चल रही है तो इसमें भी ऊर्जा मुक्त होगी। तो ये बीच का क्रोड जो संलयन अभिक्रिया कर रहा है उससे उत्पन्न जो ऊर्जा होगी, उस ऊर्जा के कारण, या ये जो उत्पन्न ऊर्जा है बीच के क्रोड में संलयन अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा, इस बाहरी क्षेत्र में जहाँ पे हाइड्रोजन है यहाँ पे बाहरी क्षेत्र में विस्फोट करना शुरू कर देगी। क्या समझे, कि यहाँ का जो क्रोड के संकुचन के कारण संलयन अभिक्रिया शुरू होगी, उस संलयन अभिक्रिया से उत्पन्न ऊर्जा इस तारे के, लाल दानव तारे के बाहरी क्षेत्र में या बाहरी आवरण में विस्फोट कर देगी, जिसके कारण ये लाल दानव तारा विस्फोटक तारा बन जाएगा। जब इसमें विस्फोट करना शुरू कर देगी, ये ऊर्जा, यहाँ जो उत्पन्न ऊर्जा हुई क्रोड में, ये ऊर्जा बाहरी क्षेत्र में जब विस्फोट करना शुरू करा देगी, ऊर्जा के कारण, इस ऊर्जा के कारण इसमें विस्फोट हो जाएगा। तो ये जो उत्पन्न ऊर्जा है बाहरी क्षेत्र में बहुत तेज धमाके के साथ विस्फोट शुरू कर देगी, तो ये तारा एक विस्फोटक तारा का रूप ले लेगा। इसी को बोलते हैं अभिनव तारा या सुपरनोवा स्टार। तो समझ गया, लाल दानव के बाद बड़े तारे किधर कैसे बनेंगे अभिनव तारा, तो विस्फोट करने के कारण, केंद्र में अभिक्रिया से उत्पन्न ऊर्जा के कारण इसके बाहरी क्षेत्र में विस्फोट होगा और ये एक विस्फोटक तारा में बदल जाएगा। ठीक है, और ये विस्फोटक तारा सुपरनोवा तारा या सुपरनोवा स्टार या अभिनव तारा कहलाता है। इसमें जब विस्फोट होने लगेगा, इस अभिनव तारा में बीच का क्रोड से उत्पन्न ऊर्जा के कारण, क्रोड में उत्पन्न ऊर्जा के कारण जब इसमें विस्फोट होने लगेगा बहुत तेज धमाकों के साथ, तो ये कई दिनों तक आकाश में होगा बहुत तेज दमक या प्रकाश के साथ। आकाशगंगा को ये कुछ दिन के लिए धुंधला कर देगा, इतना प्रकाश होगा। और जब विस्फोट होते रहेगा, और विस्फोट के बाद क्या होगा, तो विस्फोट के बाद जो इसका बीच का क्रोड है, जब इस विस्फोटक तारा या अभिनव तारा में विस्फोट होने लगेगा और विस्फोट के बाद जब इसका विस्फोट खत्म हो जाएगा, तो बीच का क्रोड जो है ये बच जाएगा। ये बीच का क्रोड जो है यही आपका बचेगा और ये क्या बन जाएगा, न्यूट्रॉन तारा। तो आप समझ गए कि अभिनव तारा कब न्यूट्रॉन बनेगा, तो जब इसका यहाँ से जो ऊर्जा मुक्त हुई इसका क्रोड से,
उससे विस्फोट हुआ, और विस्फोट जब हो जाएगा तो विस्फोट के बाद जो बचा हुआ क्रोड होगा वही बन जाएगा न्यूट्रॉन तारा। तो न्यूट्रॉन तारा कैसे बन गया समझ गए? अगर ये विस्फोटक तारा या अभिनव तारा बहुत बड़ा आकार का है तब वो न्यूट्रॉन तारा नहीं बनेगा। बहुत बड़ा, हम बोले थे ना कि कुछ तारे ये बनेंगे, कुछ ये बनेंगे, कुछ ये बनेंगे, तो जो बहुत बड़े आकार के हो जाएंगे वो विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन तारा नहीं बनेंगे। जो अभिनव तारा बहुत बड़ा आकार का होगा उसका विस्फोट के बाद उसका जो क्रोड होगा वो पल्सर बन जाएगा या क्वेसर बन जाएगा। समझ गए? तो क्वेसर और पल्सर कौन बनेंगे? जिस विस्फोटक तारा का आकार बहुत बड़ा होगा उसके क्रोड पल्सर या क्वेसर बन जाएंगे। ठीक है? और जिसका नॉर्मल आकार का जो अभिनव तारा होगा उसका विस्फोट के बाद क्रोड क्या बन जाएगा? जो नॉर्मल आकार का सुपरनोवा स्टार होगा उसके क्रोड का मतलब विस्फोट के बाद उसका क्रोड न्यूट्रॉन तारा में बदल जाएगा, नॉर्मल आकार वाला सुपरनोवा का। ठीक है? तो ये तीनों चीज़ में बदल जाएंगे। और ये एक छोटा पिंड है, बहुत छोटा होता है क्योंकि क्रोड है, क्रोड तो छोटा ही रहेगा। छोटा होने के कारण ये बहुत तेज गति से घूमते हैं और ये आकाश में घूमने लगेंगे एक क्रोड के रूप में, मतलब इनका क्रोड न्यूट्रॉन पल्सर या क्वेसर के रूप में आकाश में घूमने लगेंगे। तारे का अंत हो जाएगा। ठीक है? अब सिर्फ क्रोड बचा रहेगा, तो तारा भी मर गया। कौन? बड़ा तारा भी मर गया। अब क्या है, ये तो घूमने लगेंगे, लेकिन फिर भी इनमें से न्यूट्रॉन तारा का निर्भर करेगा कि वो घूमता ही रहेगा या कुछ और बनेगा। तो इस न्यूट्रॉन तारा का अगर द्रव्यमान जो बहुत ज़्यादा हुआ तो ब्लैक होल के रूप में आकाश में विलीन हो जाएगा। यही न्यूट्रॉन तारा क्या में बदल जाएगा? अगर बहुत ज़्यादा द्रव्यमान हुआ तो अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ते हुए ब्लैक होल में बदल जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से बड़े तारे का अंत क्या हुआ? तो लाल दानों के बाद वो अभिनव तारा बना, उसके बाद न्यूट्रॉन तारा पल्सर या क्वेसर के रूप में उसका क्रोड बदल जाएगा, या नहीं तो फिर ब्लैक होल के रूप में, यानी इस चार में से कोई एक में बदल करके ये तारे का अंत हो जाएगा, बड़े तारे का। तो हम लोग तारा का अंत दोनों स्थिति में देख लिए, छोटे और बड़े दोनों तारे में। एक बार आप लोग अच्छा से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है, एक चीज़ बताना बचा हुआ है, वो है आपका चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा ये क्या है? तो इसके बारे में अच्छा से समझ लीजिए। हम लोग ये पढ़े कि जो छोटे तारे हैं वो इस रास्ते से जाएंगे। कितने छोटे? तो सूरज के द्रव्यमान के 1.44 गुना से कम, और जो सूरज के द्रव्यमान से 1.44 गुना से अधिक होंगे वो इस रास्ते जाएंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं, देखिए सूरज का द्रव्यमान लिख लेते हैं m, ये मास हो गया किसका? सन का। सूरज का मास सन का हुआ, इसका कितना गुना? 1.44, इसका 1.44 गुना। इससे अगर कम हो जाएगा द्रव्यमान किसका? स्टार का। मास किसका? लिख लेते हैं मास स्टार। ठीक है? ये क्या लिखे हम? स्टार का मास। ये स्टार का मास क्या दिखा रहे हैं? तो सूरज के द्रव्यमान से 1.44 गुना से क्या है? ये कम है। किसका द्रव्यमान? इस तारे का द्रव्यमान, इस स्टार का द्रव्यमान सूरज के द्रव्यमान के 1.44 गुना से कम है या फिर बराबर है। तो ये एक सीमा है, ये एक सीमा लाइन है। ये क्या है? एक लाइन है। ये हम ले लिए 1.44 गुना, इससे कम या अधिक। तो इससे अगर 1.44 गुना, इसको ऐसे मिटा लीजिए, यहाँ से ऐसे समझिए अभी इतना। इस सूरज का द्रव्यमान का 1.44 गुना से कम हुआ, ये 1.44 गुना ये लाइन है 1.44। देखिए यहाँ पढ़ा रहा, 1.44 वाली लाइन ये है। इससे जो कम हुआ वो इस रास्ते जा रहा है, और इस 1.44 गुना से अधिक हुआ सूरज के द्रव्यमान से तो इधर जा रहा है। तो ये जो बीच का हो गया लाइन, ये एक सीमा रेखा को बता रहा कि इससे कम वाले इधर, इससे ज़्यादा वाले इधर। तो ये एक सीमा है, लिमिट है, लिमिट है ना। ये बता रहा है इससे कम इधर जाएंगे, इससे ज़्यादा इधर जाएंगे। तो यही लिमिट जो है इसी को बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट। ये कौन सी लिमिट है? तो सन का द्रव्यमान इसका 1.5 गुना से कम वाले ऊपर जाएंगे, और इस द्रव्यमान के 1.5 गुना से अधिक वाले नीचे के रास्ते जाएंगे। तो ये जो सीमा बता दिया, ये सीमा 1.44 यही कहलाता है चंद्रशेखर सीमा।
ठीक है, यही है चंद्रशेखर सीमा या चंद्रशेखर लिमिट। सीमा या लिमिट, चंद्रशेखर लिमिट। लिमिट। इस चंद्रशेखर लिमिट की खोज सुब्रमण्यम चंद्रशेखर नाम के साइंटिस्ट ने की थी, जिसके लिए उन्हें 1983 का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अब आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट, चलिए हम किनारे हट के बोलते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैथ्स उतना अच्छा नहीं रहता है, जिसकी वजह से आर्ट्स बैकग्राउंड के होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट मैट्रिक के बाद आर्ट्स बैकग्राउंड के हो जाते हैं, आर्ट्स में चले आते हैं, तो उनका मैथ थोड़ा सा अच्छा भी रहता है, तो बहुत दिन छूट जाने के बाद थोड़ा वीक हो जाता है, भूल जाते हैं स्टूडेंट बहुत सारी चीज़ों को। तो वैसे स्टूडेंट जिनका मैथ वीक है या भूल चुके हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मैंने मैथ का भी क्लास लेना शुरू किया है, और मैं क्लास 6 से 12th तक की बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा। कम से कम 10th तक की तो ज़रूर पढ़ाऊँगा, छठा से 10वां तक का। तो जिनका मैथ्स लगता है, जिनको कि मेरा मैथ्स थोड़ा वीक हो गया है, वो मेरे चैनल पर मैथ की प्लेलिस्ट उपलब्ध है, उस पर आकर के अपना मैथ अगर उनका ठीक नहीं है तो वहाँ से वो स्टडी कर सकते हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। तो चलिए आप लोग अच्छा से अपनी तैयारी करते रहिए, और हम भी कोशिश करेंगे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी दूसरे दिन। आज के लिए इतना ही।